सो जेई मेंस के एस्पिरेंट्स जो भी जेई में अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर पेपर दे रहे हैं या फिर नेक्स्ट ईयर जो पेपर देने आने वाले हैं, उन लोगों के लिए जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर केमिस्ट्री में फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट डे का अप्रैल अटेम्प्ट का केमिस्ट्री का पेपर, किस तरह के क्वेश्चंस आए आपके, क्या आगे आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस केमिस्ट्री के अंदर चेंज हो सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल चल रही है जनवरी तक। जैसा कि हमने देखा अप्रैल अटेम्प्ट के फर्स्ट डे में ही मॉर्निंग के शिफ्ट के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी थे और इवनिंग जो है वो आपकी अच्छी खासी मिक्सिंग वाली गई थी जैसी जनवरी अटेम्प्ट में गई थी। आने वाले शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर आपको जानना है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं हर शिफ्ट के हर यहाँ पर मॉर्निंग इवनिंग के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके साथ में आपके साथ में जुड़ने वाली हूँ। किस तरह के बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं उनके रिव्यूज के साथ में। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स का ये आपका क्वेश्चन था। केमिकल काइनेटिक्स से जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया उसके अंदर हम बोल रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पर बोला 27 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास में एंड टी डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हमारे पास में T1 दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस में नहीं लेते तो हम 273 हाथ वाथ कन्वर्ट करके इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें T2 यहाँ पर यहाँ निकालना है। K1 एंड K2 की वैल्यू आपको दे दी, यहाँ पर K1 एंड K2 की वैल्यू दे दी 1.5 इंटू 10⁻³ एंड यहाँ पर 4.5 इंटू 10⁻³ ये दो वैल्यूज हमें यहाँ पर दे दी। इफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन EA की वैल्यू भी दे दी। बहुत ही हल्का क्वेश्चन, किलो जूल में कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में जूल में है तो ये हमारे पास में पर मोल, ये हमारे पास में यहाँ पर क्या इसकी वैल्यू दे दी। अगर हम जूल में करेंगे तो ये क्या हो गया 60 इंटू 10⁻⁴, ये जूल पर केल्विन पर मोल, ये हमारे पास में हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू ले ली। अब हमारे पास में क्या बोला था, टेम्परेचर T2 निकालना था। बहुत ही डायरेक्ट सा आर्हेनियस इक्वेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फाइनल रिलेशन याद है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू क्या होता है EA अपॉन 2.303 R, यहाँ पर T1 T2 T2 माइनस T1। आरएनएस इक्वेशन आपकी ये बताती है कि टेम्परेचर की वेरिएशन के साथ में रेट कांस्टेंट किस तरीके से वैरी करता है, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। K2 और K1 की वैल्यू आपकी दे रखी है यहाँ पर 4.5 इंटू 10⁻³ लॉग में अपॉन 1.3 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी भी दे रखी है आपको 60 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.303 आर की वैल्यू 8.314 ना लेके 8.3 भी लेंगे तो यहाँ पर काम चल जाएगा। और T2 तो निकालना ही था हमारे पास में। T1 की वैल्यू हो गई आपकी 300 केल्विन, 300 हमारे पास में, और ये हो गया हमारे पास में T2 माइनस 300। सिर्फ आपको ये कैलकुलेट करना था, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी नहीं बोलूंगी मैं। यहाँ पर कटने वाली वैल्यूज है आपकी 4.3, 1.5, ये आराम से 3 टाइम्स कट रहा है, ये आपका कट रहा है log 3 की वैल्यू आपकी हमारे पास में 0.414 यहाँ पर। बाकी इतना ही कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करना था। अगर आप यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर लेते हैं पूरा, तो कैलकुलेट करने के बाद में आपका जो वैल्यू है वो क्या है, आपका यहाँ पर आता है 314.3 कुछ केल्विन। अब केल्विन नहीं, ये हमारे पास में, हाँ ये आ रहा है हमारे पास में वैल्यू। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस के अंदर पूछा था। अगर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये हमें डिग्री सेल्सियस में दिया था तो क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर हमारे पास में डिग्री सेल्सियस में पूछा था। ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं जल्दीबाजी में हम फटाफट से आंसर ये लगा देते हैं, नेगेटिव होने के चांसेस सब कुछ आते हुए भी बढ़ जाते हैं। -273 ये आपका 41 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया आंसर रहा। तो ये आपका पहला डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना था। सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। यहाँ पर 1 मोल ऑफ एन एल्केन ऑन कंप्लीट कंबंशन, ऑर्गेनिक जैसे कि आपको पता है मिक्स होके आ रही है यहाँ पर कंबंशन बेस्ड रिएक्शन। वैसे मोल में भी हम बहुत इजीली कर लेते हैं कि कंबंशन अगर किसी भी एल्केन का हो रहा है, अगर एल्केन मतलब CnH2n+2 हो गया हमारे पास में। यहाँ पर क्या बोला 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर 8 मोल ऑक्सीजन के यहाँ पर अगर स्टार्ट किए हुए हैं। और क्या बोला फाइंड आउट द सम ऑफ कार्बन, यहाँ पर हमें कार्बन के नंबर निकालने हैं कि कितने कार्बन यहाँ पर कंज्यूम हो रहे हैं। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो होता है वो यहाँ पर लिबरेट हो जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो हो रहा है वो लिबरेट हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास में कार्बन को निकालने के लिए हम यहाँ पर एक रिलेशन है वो यूज कर सकते हैं 3n+1/2। ये हमारे पास में एक रिलेशन है
यहाँ पर हमारे पास में n की वैल्यू हमें बेसिकली निकालनी है। अगर हमें यहाँ पास पे n की वैल्यू निकाले तो आंसर निकल जाएगा, क्योंकि n हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आपको ये याद रखना होगा NCH2 n+1, ये आपको आगे भी मोल में बहुत ज्यादा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो फिर हेल्प करेगा। अगर आपके एल्कीन और एल्काइन का नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर एल्कीन के बारे में पूछा है तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 3n/2, एल्काइन के बारे में 3n-1/2, याद रखिएगा। अब हमारे पास में n फैक्टर यहाँ पर निकाल लीजिए। हमें बोला था ऑक्सीजन के 8 एटम है, तो ये हमारे पास में 8 दे रखा है, तो यहाँ ये क्या हो गया हमारे पास में 3n+1/2 इज इक्वल टू हमारे पास में 8 हो गया। ये हमारे पास में हो गया 16, 3n-16 मतलब ये हमारे पास में 15 हो गया इधर जाके, तो ये क्या हो गया n की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5 आ गई। ये हमारे पास आ गया, तो हमारे पास में एल्केन निकल गया। एल्केन निकल गया, एल्केन क्या निकल के आ रहा है C5H10+2 12, और टोटल नंबर हमारे पास में क्या पूछा था, यहाँ कार्बन पूछा था और हाइड्रोजन पूछा था। तो टोटल नंबर हमारे पास में दोनों के मिला के, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के, स्पीड में क्वेश्चन करने के चक्कर में गलत मत करिएगा। हमारा आंसर जो है उसका वो क्या है, यहाँ पर 17 है। नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास में यहाँ पर निकालने थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। काइनेटिक्स का दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, एक ही चैप्टर से दो क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट सेट के अंदर डल गए आपके। रिलेशन बिटवीन T½ एंड T100%, मतलब T100% मतलब कंप्लीट फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेस्पेक्टिवली आर। हमारे पास में रिलेशंस क्या होंगे, 100% और T½ जीरो ऑर्डर का क्या होगा और फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा। अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए बात करते हैं, जीरो ऑर्डर अगर रिएक्शन हमारे पास में, तो T½ का फॉर्मूला क्या होता है, आपका T½ का फॉर्मूला होता है A/2K, ये होता है हमारे पास में। और T½ का फॉर्मूला T जो होता है हमारे पास में, K अगर हम बात करते हैं, अगर K का रिलेशन याद है आपको, तो T बराबर क्या होता है K, A/K, ये हमारे पास में दूसरा रिलेशन होता है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर A/K, तो हमारे पास में ये इसका क्या हो गया, हाफ हो गया, ट्वाइस हो गया, हाफ हो गया। और दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T½ बराबर क्या होता है 0.693 अपॉन K, मतलब A पे तो इंडिपेंडेंट होता है। और अगर T को लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास में K की जगह T रख दे, यहाँ पर क्या होता है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T की जगह K ले लो, यहाँ पर log A अपॉन A-x, ये हमारे पास में रिलेशन होता है T का। तो अगर हम 100 पे बात कर रहे हैं तो वो तो इनफाइनाइट हो गया। अगर वो इनफाइनाइट हो गया तो इसका मतलब हमारे पास में जो रेशो का इनफाइनाइट हमारे पास में एक ही ऑप्शन में दे रखा था 100 पे, तो और दूसरा वाला हमारे पास में फर्स्ट का रिलेशन क्या हो गया, डबल हो रहा था ये यहाँ पर, तो थर्ड हमारे पास में यहाँ पर इसका आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो बच्चे पेपर दे चुके हैं वो अपने आंसर्स क्रॉस कर चेक कर सकते हैं यहाँ पर आराम से। 18 ग्राम ऑफ स्टीम रिएक्ट विद आयरन, ये बहुत ही बेसिक सा यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन था आपका। हमें क्या बोला, आयरन के साथ में अगर H2O को हीट किया गया है यहाँ पर, तो Fe3O4 हमारे पास में यहाँ पर बन रहा है, हाउ मच आयरन बी कंज्यूम्ड। बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में आयरन का मास देना चाहिए था, दिया भी होगा शायद तक। बैलेंस कर लीजिए पहले तो इक्वेशन, यहाँ पर हमारे पास में Fe3O4, यहाँ पर अगर क्या किया है 18 ग्राम ऑफ स्टीम Fe3O4 हम अगर हमारे पास में बन रहा है, H2 यहाँ पर लिबरेट हो जाएगा। अगर आयरन बैलेंस कर लीजिए और ये दोनों चीजें अगर हम बैलेंस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास में क्या मिलेगा 4H2O हमारे पास में कर दे, 4H2O कर दे, 8H+ यहाँ से लिबरेट कर दे यहाँ पर, तो ये हमारे पास में रिएक्शन में क्या हो जाएगा 4H2O यहाँ पर वापस लिबरेट हो जाएगा। ये क्या हुआ हमारे पास में 4H, ये हमारे पास में वापस यहाँ से लिबरेट हो गया। अब कंडीशन क्या है, 4 हमारे पास ऑक्सीजन है, 8 हमारे पास में हम वहां पर ले चुके हैं, 8H+ आयन से भी कर सकते हैं, उससे मतलब ही नहीं बन रहा। हमें बोला 18 ग्राम अगर हमारे पास में वाटर है, हमें तो इसका काम है, अगर 18 ग्राम अगर वाटर है तो हमारे पास में कितना आयरन लगेगा। नॉर्मल यूनिटरी मेथड लगा दे, अगर हमारे पास क्वेश्चन में भी 18 था तो कट भी जाएगा, 418 इंटू 18 ग्राम से कितना बन रहा है 3 इंटू 56 बन रहा है, तो 18 ग्राम से आपका कितना बन जाएगा 3 इंटू 56 अपॉन यहाँ पर 4 इंटू 18 ये आपका सीधा सीधा कट रहा था, ये आपका सीधा सीधा कट जाएगा, तो ये आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 42 ग्राम जो होगा वो आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही इजी सा यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन था यहाँ पर, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज, हमें क्या बोला NH/2π रिलेशन होता है, उसमें वैल्यू दे दी हमारे पास में 3H/2π।
ये दे दी, हमें टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की निकालनी है और किसके, हाइड्रोजन एटम के लिए। आपको केवल और केवल यहाँ पर क्या है, रिलेशन याद होना चाहिए था। रिलेशन क्या होता है यहाँ पर, अगर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं तो आपका हाइड्रोजन एटम का एनर्जी का जो रिलेशन है -13.6, सब में माइनस था तो कोई एलिमिनेशन नहीं कर सकते, Z²/n²। इस वाले रिलेशन से हमें क्या करना था, केवल n की वैल्यू निकालनी थी, हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, ये क्या हो गया -13.6 इंटू 1²/n आपका n 3 हो गया, ये हो गया 3² दैट इज 9, तो ये आपका निकल रहा है 13.6/9। ये हमारे पास में वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग हमारे पास में एक की वैल्यू थी, ये सीधा हमें इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, एक क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा डरा देता है थर्मोडायनेमिक्स का, लेकिन आपको ध्यान रखना है पहली शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चंस कवर हो गए, सेकंड में क्या हो चुके हैं। अब जो पोर्शन थोड़ा छूटा हुआ होता है नेक्स्ट शिफ्ट में, उनके पोर्शन के क्वेश्चंस आपकी ज्यादा कवर होते हैं, तो थोड़ा उन टॉपिक्स पे हमें ज्यादा फोकस करके यहाँ पर जाना है। यहाँ पर क्या बोला है बच्चा, फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग आइडियल गैस इफ इनिशियल प्रेशर आर, हमें क्या दे रखा है यहाँ, P1 की वैल्यू आपकी 8 बार दे रखी है एंड वॉल्यूम दे रखा है V1 हमारे पास यहाँ दे रखा है 0.5 यहाँ पर हमारे पास में, फाइनल प्रेशर इज P टोटल, P टोटल भी हमारे पास में दे रखा है यहाँ पर 1 बार, और हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, CV और CP की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। CV कितना दे रखा है आपको, 2R दे रखा है, CP इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3R दे रखा है। सबसे पहले अगर वर्क डन की बात करें, अगर हमारे पास में एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हमारे पास में P1 V1 गामा अपॉन P2 V2 गामा, हमारे पास में वो फॉर्मूला ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास गामा निकाल लें। गामा बराबर क्या होता है, CP/CV, ये हमारे पास में होता है, ये हमारे पास में कंडीशन। अगर यहां से अगर हम वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, आर तो कैंसिल हो जाएगा आपका, गामा यहाँ से वैल्यू पुट आ जाएगी। अगर हम गामा की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख लेते हैं तो आपकी वैल्यू जो होती है CP/CV, ये क्या हो जाएगी आपकी 3/2 आ जाएगी, 3R/2R। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, गामा की वैल्यू हमने साइड में निकाल के रख ली 3/2। पहले तो वॉल्यूम निकाल ले, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 से, यहाँ पर हमारे पास में टोटल वॉल्यूम था, तो हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, P1 हमारे पास में कितना है, 8 है, वॉल्यूम हमारे पास में कितना है, 0.15 है, फाइनल प्रेशर हमें कितना बोल रखा है, टोटल 1, और यहाँ पर वॉल्यूम कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 2 एक बार निकालना है, दोनों के ऊपर पावर हमारे पास में यहाँ पर क्या हो गई, इन दोनों पे पावर जो हो गई आपकी 3/2 गई। ये हमारे पास में पूरा वॉल्यूम है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 3/2 ये हमारे पास में मल्टीप्लाई करके ये आपके पास में क्या आ जाएगा, 0.6 जो है हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब वर्क डन हमें निकालना था, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1, ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला है। अगर हम इसे यहां पर पुट कर दे, वॉल्यूम प्रेशर सब कुछ पुट करना है हमारे पास में, प्रेशर P2 की वैल्यू हमारे पास में 1 थी, ये हमारे पास में क्या हो गया 1 इंटू 0.6 माइनस P1 की वैल्यू आपकी क्या थी 8 माइनस यहाँ पर 8 इंटू वॉल्यूम हमारे पास में पहले कितना था 0.15 था, अपॉन गामा की वैल्यू आपकी वो 3.2 -1, ये चल ही रहा है। अगर हमारे पास में वर्क डन निकालना है, और यहाँ पर क्योंकि मुझे लगता है ये इंटीजर बेस में क्वेश्चन था, आप इसे सॉल्व कर लेंगे पूरा, तो बार के आंसर हमारे पास जो आंसर आएगा -1.2 बार पर मीटर क्यूब, ये हमारे पास में यहाँ पर मीटर क्यूब ये हमारे पास में आ जाएगा। इसे जूल में कन्वर्ट करना है, अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो ये आपका क्या हो जाएगा -12 इंटू 10⁵ यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। तो ये अगर पावर के अंदर तो नहीं पूछी थी हमारे पास में, वर्क डन हो सकता है किलो जूल के अंदर पूछा था, तो उसके अंदर जूल है हमारे पास में, इसके अंदर वैल्यू को है हमारे पास में किलो जूल के अंदर, हम यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन यहाँ पर कर लेंगे, तो ये हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, फॉर रिएक्शन ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, डेल्टा जी की वैल्यू दे रखी है, ये आपका वापस थर्मोडायनेमिक्स का, मतलब आपका आयनिक के थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस अच्छे खासे, इसमें फिजिकल अभी तक बहुत ज्यादा डली हुई है। फॉर द रिएक्शन अगर हम बात कर रहे हैं, अगर किसी रिएक्शन के अंदर डेल्टा जी की वैल्यू हमें ये दे रखा है, ट्रांजिशन टेम्परेचर, इसका मतलब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू देखते ही क्या समझ में आ रहा है आपको, 0 हो गई, ये आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर।
अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एक तरीके से हम इस रिलेशन से इसे रिलेट कर सकते हैं। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चा, आराम से log t की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास में दे रखा था 105 अपॉन ये हमारे पास में वैल्यू जो है 105 माइनस 35 log t। ये सिंपल है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, जीरो हो गई। अगर ये जीरो हो गई तो यहाँ से अगर हम log t की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं, ये क्या होगा, यहाँ पर गया 105 अपॉन आपका 35, ये हमारे पास में क्या आ गया, log t की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास में 3 आ रही है। अगर log t की वैल्यू 3 आ रही है, हमें क्या पूछा था, ट्रांजिशन टेम्परेचर पूछा था, जिसके ऊपर हमारे पास में रिएक्शन जो होगी वो अकर करेगी। अगर हमारे पास में टेम्परेचर, हमारे पास में log t की वैल्यू ये है, तो हम t बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। लॉग को कन्वर्ट किया जैसे पीएच में करते हो, तो ये क्या हो गया आपका 1000 हमारे पास में केल्विन हो गया। हमें क्या डिग्री सेल्सियस में पूछा था, दोनों क्वेश्चन में इस चीज पे खेला है। फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही कुछ था, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हम माइनस करना ना भूले 273 से, ये सॉल्व करने पे जो आपका आंसर होगा वो एक्चुअल आंसर होगा, जो कि आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 727 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर के एसपी की वैल्यू आपकी दे दी एक्स की टर्म में, के एसपी आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब आयनिक थर्मोडायनेमिक्स केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छा खासा आपका डाला हुआ है। यहाँ पर रेशो पूछा है सॉलिबिलिटी का। ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, हमें बस रिलेशन निकालना आना चाहिए। अगर हमारे पास में दिया है Ag2C2O4, इसका मतलब ये A2B वाली कंडीशन है आपकी। अगर आपने रिलेशंस निकालना सीख रखा है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर हम इसे तोड़ेंगे 2Ag प्लस में टूटेगा और ये C2O4 2 माइनस में टूटेगा। ये हमारे पास में रिलेशन हुआ यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसके अंदर, तो कंडीशन क्या हो गई 2Ag प्लस, और ये हमारे पास में यहाँ पर अगर दोनों का, तो हम इसे कितना लेके चलते हैं 2s लेके चलते हैं, ये आपको s लेके चलते हैं, तो KSP बराबर क्या आ जाएगा 4s क्यूब। ये पहला रिलेशन हो गया। 4s क्यूब को इसके इक्वल रख देंगे हम, यहाँ पर s का रेशो पूछा था ना आपका, और दूसरा AgBr है। AgBr है मतलब अगर रिलेशन याद है तो सीधा यूज कर लीजिए, पेपर में टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। ये एस हो गया, ये एस हो गया, तो KSP बराबर क्या हो गया आपका एस स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास में दूसरा रिलेशन हो गया। अब हमें क्या है, सॉल्युबिलिटी गिवन सॉल्ट की प्योर वाटर के अंदर रेशो में पूछी थी। अगर हमें सॉल्युबिलिटी पूछी थी मतलब दिस अपॉन दिस पूछा था, 4s का क्यूब जो है इसका और s स्क्वायर का जो रेशो है वो क्या होगा, ये KSP की वैल्यू यहाँ दोनों की दे रखी है। KSP की यहाँ पर वैल्यू दे रखी थी आपको 32x दे रखी थी, और यहाँ पर दे रखी थी 4x। ये आपका सीधा सीधा कट ही रहा है 8 टाइम्स, तो ये 8x 4s क्यूब रूट में चला जाएगा 1/4। तो ये हमारे पास में रिलेशन x/4 और x का रेशो जो होगा वो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर x के ऊपर 1/3 रूट में और रूट बाय, ये हमारे पास में यहाँ पर रिलेशन हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो बहुत ही आराम से हो सकता था अगर आप इसमें बिल्कुल भी पैनिक ना करें तो। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये आपका सॉल्यूशन का फिजिकल केमिस्ट्री हम पहले लेके चल रहे हैं, फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, 19.5 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड हमारे पास ऑलरेडी दिया। ये कुछ देखा देखा सा क्वेश्चन लग रहा है, एनसीईआरटी लगाई बच्चा लोग आपने, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है शायद तक आपका, ये विदाउट डाटा चेंज आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन डाला हुआ है शायद तक मेरे ख्याल से। ये एक बार आप क्रॉस चेक जरूर करिएगा एनसीईआरटी से, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 19.5 ग्राम ऑफ ए। हमारे पास में कोई भी सॉल्यूट मान लेती हूँ मैं, ये W2 की वैल्यू मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, मैं इस कॉम्प्लेक्स को लेके चल रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास में कितना दे रखा है 19.5 ग्राम दे रखा है, जिसे डिसॉल्व किया वाटर के अंदर मतलब 500 ग्राम के अंदर, ड्यू टू which depression in freezing point was found to be delta TF हमारे पास में क्या हो गया यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, और हमें Ka की वैल्यू निकली है मतलब C अल्फा स्क्वायर है, ये हमारे पास में निकालना है। और अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है, क्योंकि ये हमारे पास में हमें दिख रहा है एसिड है F माइनस CH2 माइनस, ये टूटेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू I-1 और अपॉन N-1 होता है, अगर आपको रिलेशन डायरेक्ट याद हो तो, वरना आप इक्विलिब्रियम लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, लेकिन हम इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को करेंगे नहीं। तो सबसे पहले तो आई निकाल लीजिए, एन तो हमें पता है 2 आइंस के अंदर ये ब्रेक डाउन हो रहा है,
तो ये हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, कंसेंट्रेशन दे रखा था क्या क्वेश्चन में, यहाँ पर सी की वैल्यू हमारे पास में कंसेंट्रेशन की भी नहीं दे रखी थी, यहाँ मोलिलिटी के इक्वल दे दिया, ये हमारे पास में दे रखा था, तो यहाँ से हमारे पास में मोलिलिटी निकाली जा सकती थी। तो सबसे पहले तो हम आई फैक्टर निकाल लें, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ डॉट यहाँ पर W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000, ये हमारे पास में यहाँ पर इससे रिलेशन है। डेल्टा टी एफ इंटू आई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास में एसोसिएशन डिसोसिएशन टाइप की चीजें यहाँ पर यूज हो रही है। डेल्टा टी एफ हमारे पास में कितना दे रखा है, 1 डिग्री। यहाँ पर के एफ की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में दे रखी है 1.86, यहाँ पर ये क्या है 1.86, में नीचे लेके आ गई इसे। M2 की वैल्यू मोलर मास निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं दे रखा था। मोलर मास आप फटाफट से निकाल लीजिए इसका, अगर मैं मोलर मास कैलकुलेट करूंगी इसका तो कितना आ रहा है, 78 आपका आ रहा है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का M2 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पर 78 आ जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका इंटू 78, वेट हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 19.5 इंटू W1 की वैल्यू आपकी 500 दे ही रखी थी, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आके 500 नीचे 1000, ये हुआ इज इक्वल टू आई। ये हमारे पास में यहाँ कैलकुलेट करना था। अगर आपने आई की वैल्यू निकाल ली तो आपको बस फॉर्मूले में पुट करते जाना है। अगर हम आई की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो आई की वैल्यू आपकी कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पर क्या आएगी, फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए मेरे को यहाँ पर कि आई की वैल्यू आपके पास में कैलकुलेट करने पे क्या आएगी। ये वैल्यू जो है आई की आपकी क्या आ जाएगी 1.07, ये आपकी आई फैक्टर आ गया। आई फैक्टर हम अगर अल्फा में पुट कर देते हैं तो अल्फा बराबर क्या हो गया हमारे पास में, यहाँ पर आई माइनस 1 था तो 1.07 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 2 कैसे आया, ये कितने में डिसोशिएट हो रहा है, ये हमारे पास में क्या हो गया 2 आ गया। अब हमारे पास में कंसंट्रेशन मतलब मोल हमारे पास में यहाँ पर डालना था, वो पहले ही निकाल चुके थे हम। मोल की वैल्यू क्या थी आपकी 1/2 थी, 500/1000, तो ये हमारे पास में 1 मोल था, तो ये हाफ था, तो के बराबर हमारे पास में क्या हो गया हाफ इंटू ये हमारे पास में जो भी अल्फा की वैल्यू आएगी यहाँ से 1.07 माइनस 1 कर लीजिए, 0.7 कुछ हमारे पास में आ रहा है 0.07, तो ये हमारे पास में क्या ऑप्शंस थे यहाँ पर 735, ये हमारे पास में कट कुटा के ये हमारे पास में कुछ वैल्यू क्या आ जाएगी 2.8 समथिंग आ जाएगी, तो ये हमारे पास में 0.0821 तो 10⁻⁻3, ये हमारे पास में यहाँ पर क्या है पूरा क्वेश्चन जो होता है वो निकल के आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 0.075 लीजिए इसे तो प्रॉपर तो होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये दे दिया ई नॉट की वैल्यू, AgBr की वैल्यू दे दी, ठीक है। हमारे पास में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, Fe रिड्यूस होगा, नेट रिजल्ट क्या आएगा, ये हमारे पास में सारी की सारी चीजें पूछी थी। नेट सेल रिएक्शन हमारे पास में ये बनेगी क्या, हमें क्या देखना है यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है, ये हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें लेके चलना है। इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम किस तरीके से सॉल्व करें, क्या हमें इन क्वेश्चंस को देख के डर लगता है। आयरन जो होगा वो हमें वैसे पता होना चाहिए कि ज्यादा एक्टिव मेटल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी मोर नेगेटिव, इसकी रिडक्शन की वैल्यू दे रखी है +2 से यहाँ पर 0, रिड्यूसिंग यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, मोर नेगेटिव दे रखी है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन ही होगा। क्या ये फीजिबल रिएक्शन है, ये हमें अगर यहाँ पर चेक करना है तो हम यहाँ पर ई सेल की वैल्यू निकाल लें, दैट इज रिडक्शन माइनस हमारे पास में ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसका हो रहा है, सेकंड वाले का AgBr का, माइनस ऑफ 0. यहाँ पर 88, ये हमारे पास में यहाँ पर कर ले 0.88 और 0.07, ये आपका हो रहा है 0.07 0.88, आपके पास माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास में क्या हो गया 0.95, वो भी पॉजिटिव में, न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब नहीं था, ये पॉजिटिव में, इसका मतलब नेट सेल रिएक्शन जो होगी हमारे पास में ओवरऑल वो क्या हो जाएगी फाइनल, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, AgBr का हमारे पास में यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी से लेना नहीं है, माइनस में वैल्यू आएगी नहीं, ये गलत हो गया। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये आपकी, आयरन जो हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, जी नहीं आयरन क्या हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, थर्ड भी गलत हो गया। नेट रिएक्शन हमारे पास में यहाँ पर ठीक थी, तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक अच्छा क्वेश्चन था इस सेट का, जिसमें हमारे पास में बच्चे हो सकता है थोड़ा सा अटक गए हों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर ये बिल्कुल याद करने वाला बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका, बायोमोलिक्यूल से जो क्वेश्चन था, बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन आपका आना बिल्कुल तय होता है, ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। विटामिन B1 का होता है आपका थायमिन होता है, विटामिन B2 जो होता है आपका राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन B6 जो होता है आपका, विटामिन B6 जो होता है आपका वो क्या होता है यहाँ पर
यहाँ पर पैराडॉक्सिन होता है, सी जो होता है एक्सकॉर्बिक एसिड होता है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर था। ये तो अगर आपको याद होगी टेबल, आपको कॉमन नेम याद होंगे विटामिन के, तो वो आप कर सकते हैं। आने वाले सेट में कार्बोहाइड्रेट पे से क्वेश्चन आ सकता है, आपका पेप्टाइड लिंकेज पे क्वेश्चन आ सकता है, न्यूक्लिक एसिड पे क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा ध्यान देके जाइएगा उस पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड C5H10 डज नॉट गिव बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, जो कि बेयर्स रिएजेंट टेस्ट नहीं दे रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका पिछले पीवाईक्यूज का ही क्वेश्चन है। जो बच्चे पीवाईक्यूज करके गए थे वो लोग है ना, इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल मोनो आइसोमर्स बताने हैं, यहाँ पर हमें क्या, पहले तो C5H10 की बात करें, ये हमारे पास में कंपाउंड हुआ। अगर इसका मोनोक्लोरिनेशन अगर हम करवाना शुरू करें तो पहली बात तो यहां से किस किस से करा सकते हैं, इसी की कंपाउंड बना दो, इससे करा सकते हैं। दूसरा कंपाउंड इससे करा सकते हैं। तीसरा कंपाउंड हमारे पास में यहाँ पर इसे ले लीजिए, इससे करा सकते हैं। अगले कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, इसकी की यहाँ पर 2 पोजीशन बदल दीजिए, इससे करा सकते हैं। डबल हो गया आपका, सिंगल हो गया, एक 2 पोजीशन पे हो गया, एक एक पोजीशन पर हो गया, और एक कार्बन हमारे पास में हमने यहाँ पर निकाल लिया, और खुद इससे करा सकते हैं। तो 5 तरीके से हम इसका मोनोक्लोरिनेशन करा सकते हैं। आगे यहाँ पर बोला अब बनाना शुरू करिए। अगर हम बनाना शुरू करते हैं, मोनोक्लोरिनेशन करवा रहे हैं यहाँ पर, इसका करवा रहे हैं अगर, तो Br कहाँ पर अटैक कर सकता है, पहले वाले का बना लेते हैं, क्योंकि और तो पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें, केवल Br एक ही जगह अटैक करेगा। पहला ये हो गया आपका। दूसरा, अगर हमारे पास में कंपाउंड ले रहे हैं, 4 कार्बन ही थे, अगर एक बार Br यहाँ अटैक करा दीजिए, दूसरी बार Br जो होगा वो यहाँ अटैक कर जाएगा। ये 2 पॉसिबिलिटी हो गई यहाँ से। अगर हम इधर से पॉइंट से बात करते हैं तो इस वाले कार्बन पे आके अटैक कर सकता है, एक बार तो Br यहाँ पर आके अटैक कर सकता है, एक बार Br आपका यहाँ पर आके अटैक कर सकता है। ये हमारे पास में 2 पॉसिबिलिटी हो गई। अगर हम इस पॉइंट से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास में स्ट्रक्चरल के अंदर यहाँ ये कंडीशन है, एक बार Br यहाँ अटैक कर सकता है, एक बार आपका टर्मिनल पे अटैक कर सकता है, एक बार आपका कार्बन चेन की रिंग के अंदर अटैक कर सकता है, यहाँ पर भी Br हो सकता है, और एक बार आपका Br जो होगा वो यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। पर इन दोनों से तो सेम कंडीशन बन रही है, तो लास्ट वाला हमारे पास में ये वाला पोजीशन नहीं लेंगे। अब बच रहा है ये वाला कंपाउंड आपका। अगर हम ये वाला कंपाउंड लेके चल रहे हैं तो इसके अंदर आपके पास में कितने बन रहे हैं, यहाँ पर एक बार Br यहाँ अटैक कर लेगा, केस रिपीट नहीं हो रहा है हमारा, ये एक बार इस पॉइंट पे अटैक कर सकता है। तो दूसरा पॉइंट आपका क्या हो गया, एक बार Br यहाँ अटैक करा दो। तीसरा पॉइंट क्या हो गया आपका, यहाँ पर ये दोनों ये पोजीशन है, Br यहाँ अटैक करा दो। अब इसमें हमें क्या है, ये कराने के बाद में 3 ये हो गए आपके, चौथा ये हो गया, ये कायरल सेंटर है, 2 बना देगा, यहाँ पर हमारे पास में नहीं है, ये कोई कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर ढूंढना शुरू करो, कहाँ पर कायरल सेंटर आ रहे हैं, वहां से हमारे पास में नंबर ऑफ आइसोमर्स जो होंगे वो बढ़ते जाएंगे। यहाँ से हमारे पास में 4 बन रहे हैं, इसके 2 बन जाएंगे, इसके 4 बन जाएंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल आपके क्या है हमारे पास में। अगर हम आइसोमर्स गिनते जाते हैं तो उस कंडीशन में 14 कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मैच करेक्टली विद दी रिएजेंट्स हमारे पास में जो कॉलम में दे रखे, न्यूट्रल FeCl3। ये तो बिल्कुल बोनस क्वेश्चन, सीधा टिक मारा होगा जिन लोगों ने टेस्ट पढ़ रखे हैं। और आने वाले शिफ्ट वाले बच्चों को भी मैं बोलूंगी कि आप टेस्ट जरूर से पढ़ के जाइए, क्योंकि POC से एक क्वेश्चन आपका जनरली आता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ये फिनॉल और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है, फिनॉल और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। आइसोसाइनाइड का नाम देखते हमें याद आना चाहिए। प्राइमरी अमाइन का टेस्ट होता है, तो प्राइमरी अमाइन हमारे पास में ये रहा, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन का टेस्ट होता है। एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, मतलब हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट हो गया, एल्डिहाइड कीटोन ढूंढे, एल्डिहाइड कीटोन हो गया आपका, और NaSCO3 हमारे पास जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड का या अल्काइन का टेस्ट होता है, ये रहा आपका। तो ये तो आपका बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन था, इसमें हमें कोई मशक्कत नहीं करनी थी क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर फर्स्ट आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर हमारे पास में यहाँ बोला गया है, किसका रेट ऑफ रिएक्शन टूवर्ड्स पीएच, हमारे पास में क्या बोला, PHN2Cl। इसका मतलब अगर इनमें से रिएक्शन करवा रहे हैं तो HCl किस में से फटाफट से निकलेगा, और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कितनी किसकी फास्ट होगी। तो यहाँ हमारे पास में सीधा सीधा हमें पता है, न्यूक्लियोफिलिक जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियोफिसिटी ऑफ बेंजीन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर जितना ज्यादा हमारे पास में ग्रुप प्रेजेंट होगा H+ उतनी ही जल्दी लिबरेट होगा। तो P सबसे पहले निकल जाएगा, फिर Q, देन फिर हमारे पास में यहाँ पर R निकलेगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट प्रिफर्ड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अबव एग्जांपल। हाँ, यहाँ पर क्या, एक तो U दिया है आपका, S दिया है, R दिया है, और R एक और बार दे रखा है, और RS दे रखा है। ये हमारे पास में यहाँ पर सारी कंडीशन है, और RS दे रखा है, RS दे रखा है, RS दोनों पे एक साथ में, एक R डोमिनेंट दे रखा है। तो यहाँ बोला है मोस्ट प्रिफर्ड साइट फॉर ESR, हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास में कहां पर जल्दी आके अटैक कर सकता है। अब देखिए कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, वहां पर आके अटैक कर पाएगा। यहां से देखेंगे तो ये खींचने वाला ग्रुप हो गया, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो इस ऑप्शन को तो हटा दें हम, इन तीन ऑप्शन को तो वैसे ही हटा दिए, तो अपने आप ही एक तो एस, या तो ये होगा, ये एस सिंगल दे नहीं रखा था, और यहाँ पर लोन पेयर देने वाली कंडीशन है, अगर ये देगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो इस कंडीशन पे हमारे पास में ESR होना आपका बहुत ज्यादा आसान है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए थे इसके। ये बिल्कुल टिक मार्क करने वाला क्वेश्चन, आपने एक बार भी इवन एनसीईआरटी भी खोल रखी है तो भी आप फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर जानते होंगे कि किस प्रायोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप अरेंज होते हैं, अमाइड देन साइनाइड देन एल्डिहाइड देन CO देन हमारे पास में अमाइन देन एल्काइन हमारे पास होता है। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, आपका नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस की भी होनी चाहिए थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बेंजाइल क्लोराइड रिएक्ट फास्टर देन इथाइल क्लोराइड टुवर्ड्स SN1। बना लेते हैं पहले, बेंजाइल क्लोराइड मतलब हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पर CH2Cl, ये हमारे पास में जब C2H5Cl के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो SN1 की तरफ अगर हम बात कर रहे हैं, SN1 की तरफ कर रहा है, तो हम बोल रहे हैं बेंजाइल क्लोराइड जो होता है वो ऑब्वियस सी बात है ये कार्बोकेटायन बना रहा है, ये भी कार्बोकेटायन, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो तो आपका सही है, पॉजिटिव चार्ज ऑन इथाइल विल बी लेस स्टेबल होना चाहिए। यहाँ पर स्टेटमेंट पूरा नहीं है, यहाँ पर विल बी लेस स्टेबल अगर है तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर सही जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, हमारे पास में क्या बोला है यहाँ पर, 1 2 3 कार्बन पे, तीनों पे हमारे पास में OH ग्रुप प्रेजेंट है आपका, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय, अच्छा यहाँ कंपाउंड की जरूरत नहीं थी, हमारे पास में यहाँ पर बोला है क्या हम इसको स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं, बताइए फटाफट से। क्या स्टीम डिस्टिलेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर हम वाटर से इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, बिल्कुल साफ कर सकते हैं। क्या यहाँ पर वाटर है हमारे पास में, प्रोपेन है, यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। दूसरा हमारे पास में एजियोट्रोपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हाँ एजियोट्रोपिक मिक्सचर को हम किसी भी मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था जो कि स्टेटमेंट बेस्ड था, रीजनिंग बेस्ड था। ये फाइनली आया आपका केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन। पिछली जनवरी में भी हमारे पास बॉन्डिंग के क्वेश्चन थोड़े से कम हुए थे, इस साल में भी बॉन्डिंग का एक क्वेश्चन पर सेट आ रहा है, लेकिन ऐसा मान के चलिए कि एडवांस में हो सकता है बॉन्डिंग के दोनों सेट में एक एक क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन आपके टोटल बैठ जाए। चलिए हम बात करते हैं स्टेटमेंट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। हमें बॉन्ड लेंथ पूछा, O2 का ट्रिक मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होगा, नहीं पता तो आने वाले सेट वाले बच्चे याद रखिए, O2 माइनस है, O2 2 माइनस है और O2 प्लस है, इनका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है हमारे पास में O2 का 2 होता है, इसमें आप 2.5 प्लस करते जाइए, यहाँ माइनस करते जाइए 0.5, तो ये हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आता है। हमें पूछा था बॉन्ड लेंथ जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर बॉन्ड लेंथ हमने बात कर रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो सेकंड स्टेटमेंट आपका जो हो गया यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि इनवर्सली है तो हमारे पास में सबसे ज्यादा इसका होगा क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ऑर्डर जो है सबसे कम है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज, अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये दोनों जो होते हैं हमारे पास में ये तो डायमैग्नेटिक होता है, तो O2 2 माइनस का तो सबसे कम होना है। ऑक्सीजन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, इधर 1 आता है, इधर 1 आता है, तो O2 प्लस का देन O2 माइनस का 1 1 है हमारे पास में, O2 का है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट हो रहा है, ये तो नहीं होता, 2 का सेम होता है, फर्स्ट वाले का हमारे पास में 0 होता है, तो ये हमारे पास में सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तो इनकरेक्ट एंड करेक्ट ये हमारे पास में आंसर सेट होता है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ IP एनर्जी इज, ये पीरियडिक का क्वेश्चन आ गया आपका, पीरियडिक से क्वेश्चन गया है आपका, बॉन्डिंग से क्वेश्चन गया है, कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन गया है, DNF से क्वेश्चन गया है, तो आपके इनऑर्गेनिक में भी हर चैप्टर से अच्छा खासा एक क्वेश्चन गया है। फर्स्ट सेट में ऑर्गेनिक कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम आई थी और वो भी अच्छे क्वेश्चन थे।
यहाँ बोला सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आर्गन। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिख ले सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आर्गन, कोई भी क्वेश्चन आपका इसका वैसा नहीं होना चाहिए कि हमने इधर की तरफ गए वैसे कर लिया। ये क्या होता है 3s1, ये आपका 3s2, ये आपका 3p1, ये तो फुलफिल्ड है। ऑब्वियस सी बात है नोबल गैस है, इसका हमारे पास में आईपी सबसे ज्यादा होगा, तो आर्गन का आपका सबसे ज्यादा होना चाहिए। देन मैग्नीशियम फुलफिल्ड है, आपका मैग्नीशियम का होता है, फिर एल्युमिनियम का होता है, फिर सोडियम का होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका पूरी तरीके से गलत हो गया। स्कैंडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है थर्ड आईपी हाईएस्ट। ओ भाई यहाँ पर हमारे पास में थर्ड आईपी तक निकालना है, एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास में स्कैंडियम हो गया, फिर कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। अगर हमारे पास में ये क्या है 3d14s2 है, ये तो नोबल गैस में चला जाएगा, तीसरे वाले में दिख ही रहा है। कैल्शियम हमारे पास में ये क्या हो गया 4s2 हो गया, मैग्नीशियम कैल्शियम ये क्या हो गया आपका 3s2 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ एक निकाला, यहाँ एक निकाला, दोनों नोबल गैस में पहुंच गए। यहाँ एक निकाला, दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला। तो इसका मतलब हमारे पास में जो थर्ड आईपी होगा कैल्शियम का जो होगा वो हाईएस्ट हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये दोनों की सेम कंडीशन हो रही है निकलने के अंदर। तो हमारे पास में सेकंड स्टेटमेंट तो हर तरह से ऑब्वियस सी बात है गलत होगा, और फर्स्ट स्टेटमेंट जो था वो भी हमारा गलत है, वो हमने उधर सॉल्व ही कर दिया। तो फोर्थ आपका यहाँ पर आंसर हो गया कि दोनों स्टेटमेंट ही आपकी गलत है। केमिस्ट्री बच्चा मैं आपको बता दूं, जो आने वाले बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, केमिस्ट्री पहले जैसा खेला नहीं खेल रही है। आपको ऐसा लगता है क्वेश्चन इजी है, आसानी से हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन ट्रिकी आ रहे हैं, घूमे फिरे आ रहे हैं, मिक्स वाले आ रहे हैं। तो आपको केमिस्ट्री में चीजें छोड़नी नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपकी यहाँ पर क्या है कि आपको केमिस्ट्री में क्वेश्चंस जो हैं वो छोड़ने नहीं है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर कैटायन ऑफ सॉल्ट ए आ गया फाइनली आपका सॉल्ट का एक क्वेश्चन इसके अंदर भी। चलिए हम देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन। कैटायन ऑफ सॉल्ट ए, हम कुछ भी मान लेते हैं, ए कुछ भी है हमारे पास में, फ्लेम हमारे पास में एप्पल ग्रीन कलर दे रहा है, इसका मतलब हमारे पास में यहाँ पर बेरियम होगा। हमारे पास में ए हीटेड विथ क्रोमेट हमारे पास में बोला, अगर हमारे पास में बेरियम को अगर हम रीड कर रहे हैं CrO4 2- के साथ में, तो ये येलो प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म कर रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर Ba2CrO4 ये बन जाएगा। आगे बोला व्हेन सॉल्ट इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड, हमारे पास में यहाँ पर बोला कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में जब इसे रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारे पास में क्या बन रहा है यहाँ अमोनियम सॉल्ट के एंड अमोनियम मॉलिब्डेनम भी दे दिया यहाँ पर साथ में। एक चीज नहीं दी थी, दो चीज आपकी दी थी, कंसंट्रेटेड इसके साथ में प्लस यहाँ पर अमोनियम मॉलिब्डेनम, ये हमारे पास में ये है, इसके साथ में अगर रिएक्शन करवाई जा रही है। अमोनियम मॉलिब्डेनम आपका क्या हो गया यहाँ पर होल थ्राइस मॉलिब्डेनम हमारे पास में हो गया MOO3 हमारे पास में। ये अगर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है पूरा, अगर इसका पूरा कॉम्प्लेक्स लेके चले तो ये क्या हो जाएगा MO3O10 होल 4 अल्थराइज। ये हमारे पास में कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ बनता है 10 होल 4, ये इसके साथ में अगर रिएक्शन कराई जा रही है तो यहाँ पर हमारे पास में येलो प्रेसिपिटेट हो रहा है, वो फॉर्म हो रहा है। ये हमारे पास में क्या बना रहा है येलो प्रेसिपिटेट बना रहा है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या है बेरियम सल्फेट। आगे क्या बोला है इट गिव्स हमारे पास में, अब इसमें अगर मॉलिब्डेनम फॉस्फेट दिया होगा क्वेश्चन के अंदर ना, अमोनियम मॉलिब्डेट दिया था ना, तो P होगा हमारे पास में, ये हमारे पास में है मॉलिब्डेट, इसके साथ में अगर रिएक्शन कराई जा रही है तो यहाँ पर क्या होगा फॉस्फेट ग्रुप निकल सकता है। तो फॉस्फेट ग्रुप ये हमारे पास में था जो कि येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। अगर सॉल्ट की आपको हल्की फुल्की रिएक्शंस आती है और कलर याद है तो आराम से ये क्वेश्चन हो सकता था। ये आ गया आपका फाइनली एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन CrCl3 6H2O, कोई कितना भी ग्राम दिया है इस थ्रू एक्स्ट्रा कैटायन एक्सचेंजर के थ्रू है, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3। यहाँ हमारे पास में क्या लिया CrCl3.6H2O, अगर मैं इसे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करूं तो ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास में ये बन सकता है, यहाँ पर 6 और Cl3 ये बन सकता है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद, इसको हमने एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ में अगर ट्रीट किया तो हमारे पास में जो प्रेसिपिटेट बन रहा है मतलब AgCl जो निकल रहा है वो 8.61 ग्राम है अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर।
तो एक्सेस में है तो मतलब हम तीनों की तीनों मोल्स निकाल दें तो इसके 3 मोल लेने पड़ेंगे। अगर इसके 3 मोल लेने पड़ेंगे तो NO3 हमारे पास में 6 Ag ये हमारे पास में यहाँ पर लिबरेट होगा, क्योंकि इसका प्रेसिपिटेट निकलना है। हमें क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्टेड, रिएक्टेंट के कितने मोल है, 1 मोल है आपके, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। तो ये हमारे पास में सीधा सीधा क्या हो गया, 1/3 इंटू 100। ये आपके पास में यहाँ पर कैलकुलेशन के अंदर क्वेश्चन निकल के आ रहा है। समझ रहे हैं आप क्वेश्चन को, आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, कितने एक्सेस में है तो कितना प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, उसका अमाउंट क्वेश्चन के अंदर दे रखा था। यूनिटरी से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी समझ सकते हैं क्वेश्चन को, और फिर ये हमारे पास में सॉल्व कर सकते थे। ये आपका अगला क्वेश्चन करेक्ट मैच पूछा गया है यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन का ही क्वेश्चन आपका। हमें क्या पूछा है, CFSC हमारे पास में, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका। CFSC के अकॉर्डिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है मतलब वो चिलेशन शो करेगा, या फिर वो हमारे पास में क्या होगा, उसके CFSC की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो अगर हमारे पास में EN है तो ये सबसे पहले चिलेशन शो कर सकता है। फिर साइनाइड हमारे पास में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसकी वैल्यू आपकी डेल्टा नॉट की सबसे ज्यादा आएगी। फिर इसके बाद में वैल्यू जो आ रही है आपकी 17,000 जा रही है। F और H2O के अंदर अगर हम देखें तो H2O पहले आता है, तो आपका ये 15,000 हो गया, ये हमारे पास में हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो ये आपके क्या थे यहाँ पर, जेईई मेंस 2026 के अप्रैल अटेम्प्ट के आपके सारे क्वेश्चन थे, जो कि हमारे पास में हमने यहाँ पर सॉल्व किए। पेपर बच्चा हमने सॉल्व क्यों किया है, इसलिए नहीं सॉल्व किया कि मुझे आपको क्वेश्चंस यहाँ पर कराने थे, मुझे ये बताना था किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे नेक्स्ट शिफ्ट में आ सकते हैं, आगे क्या कट ऑफ जा सकता है, आप एडवांस देने लायक होंगे या नहीं होंगे, या फिर अगर एडवांस दे रहे हैं तो एडवांस की तैयारी हम कैसे करें बच्चे कुछ दिनों के अंदर, ये सब कुछ चैनल पे लेके आने वाली हूँ मैं। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने वाले रख के रखना है। नेक्स्ट शिफ्ट के नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।